हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के 6 चैप्टर का सेकेंड टॉपिक रेस्पिरेशन को पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने न्यूट्रिशन को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा, उसे समझा। इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन के बारे में जानने वाले हैं कि क्या होता है रेस्पिरेशन। प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। ऐसी प्रोसेस जिससे फूड से एनर्जी रिलीज़ की जाए उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब ऐसा कैसे होता है, फूड से एनर्जी कैसे रिलीज़ की जाती है? हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है। और एब्जॉर्प्शन में होता क्या है कि जो एब्जॉर्ब्ड सॉल्युबल फूड होते हैं वो ब्लड के साथ मिक्स होकर बॉडी के हर सेल तक जाते हैं। तो अब सेल में सॉल्युबल फूड प्रेजेंट है और फिर जब हम रेस्पिरेशन करते हैं यानी ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं तो यही ऑक्सीजन ब्लड से मिक्स होके बॉडी के हर सेल तक जाती है। अब जब ये ऑक्सीजन और फूड आपस में कंबाइन होते हैं तो फूड का ऑक्सीडेशन होता है और इस प्रोसेस में होता क्या है कि फूड टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे ही फूड से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इसी प्रोसेस को जिसमें फूड से एनर्जी रिलीज़ होती है उसको रेस्पिरेशन बोला जाता है। रेस्पिरेशन में होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग। पहले हम सराउंडिंग से अपने ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारी बॉडी में सिर्फ़ और सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं आती, उसमें और भी सारी गैसेज आती हैं, लेकिन हमारी बॉडी सिर्फ ऑक्सीजन को ही यूज़ करती है। इसीलिए जब भी हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ रहे होते हैं तो उसमें इंटेक ऑफ ऑक्सीजन ही लिखा होता है। ठीक, तो पहले हम ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फिर ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू बॉडी के हर सेल तक जाती है और वहाँ पर फूड का ऑक्सीडेशन होता है। फिर जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो फिर एनर्जी रिलीज़ होती है। फिर जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो प्रोडक्ट के फॉर्म में एनर्जी, वाटर और CO2 निकलते हैं। तो CO2 को एलिमिनेट भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में किया जाता है। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जो एनर्जी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू निकलती है, रिलीज़ होती है, उसको स्टोर कर लिया जाता है ATP के फॉर्म में। ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ATP को एनर्जी करेंसी बोला जाता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। और ये स्टोर कर ली जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के टाइप्स देख लेते हैं। रेस्पिरेशन के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, पहला एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ किया जाए, ऐसे रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन का बोला जाता है। जैसे हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हम ऑक्सीजन के यूज़ से रेस्पिरेशन करते हैं, तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन शो कर रहे होते हैं। ग्लूकोज इज़ कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड वाटर। और एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज यानी फूड को पूरी तरीके से एनर्जी रिलीज़ करने के लिए ब्रेक डाउन कर दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। होता क्या है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, यानी इसमें 6 कार्बन मौजूद होते हैं। ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये टूटकर पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। फिर ये पायरुवेट फर्दर डिवाइड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, और ये जो प्रोसेस होती है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है कि ग्लूकोज टूट जाता है पायरुवेट में, फिर पायरुवेट फर्दर डिवाइड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, और इसी से हमको एनर्जी मिलती है। एक बार में 38 ATP मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। मोस्ट ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन, एग्जाम्पल ह्यूमन, मोस्ट एनिमल्स, अर्थवॉर्म्स, फिश एक्सेट्रा। और मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन ही शो करते हैं, जैसे ह्यूमंस, मोस्ट एनिमल्स, अर्थवॉर्म, फिश एक्सेट्रा। अब आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। और ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के बिना हो रहा हो, ऐसे रेस्पिरेशन को एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत कम ही ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। पहले केस में हमें ये ईस्ट में देखने को मिलता है जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और दूसरा ये कभी कभी हमारी मसल सेल्स में भी देखने को मिलता है। तो पहले केस में हम ईस्ट के बारे में देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट
टेक एनारोबिक रेस्पिरेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ईस्ट के केस में ग्लूकोज टूटकर पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रही होती है। फिर ये पायरुवेट फर्दर डिवाइड हो जाता है। ईस्ट के साइटोप्लाज्म में ही टूटकर ये पायरुवेट एथेनॉल और एटीपी का फॉर्मेशन करता है। अब आप देख रहे हो कि ये सिर्फ 2 ही एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज़ करता है, और पीछे हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ा कि उसमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहे होते हैं। मतलब ये कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा अमाउंट एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। और वो प्रोसेस जिससे ईस्ट ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एथेनॉल का फॉर्मेशन करता है, उसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोला जाता है। अब सेकेंड केस एनारोबिक रेस्पिरेशन का देखने को मिलता है हमारी मसल सेल्स में। समटाइम्स एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन आवर मसल सेल्स ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज। कभी कभी जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं तो हमारी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन की केस में। इसमें होता क्या है कि हमारी बॉडी में मौजूद, हमारी सेल्स में मौजूद ग्लूकोज टूटकर पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं। ये प्रोसेस हर एक रेस्पिरेशन में होती है, चाहे आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, चाहे आप एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें। पहला केस में यही होता है कि ग्लूकोज टूटकर पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। फिर होता क्या है कि पायरुवेट में टूटने के बाद मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन होने की वजह से हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं। क्रैम्प्स सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स को बोलते हैं। ये काफ़ी पेनफुल होता है। ऐसा होता है इसलिए कि जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और सफिशिएंट ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से हमारी बॉडी ऑक्सीजन के लैक में एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करने लगती है, जिससे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं। पहले हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखते हैं, उसके बाद हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे। रेस्पिरेशन इन लीव्स। अब प्लांट्स भी रेस्पिरेशन शो करते हैं, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है कि कोई एक डिफरेंट सिस्टम बना हो, एक डिफरेंट ऑर्गन बना हो रेस्पिरेशन के लिए। ऐसा नहीं होता है। प्लांट में हर एक ऑर्गन अपनी अपनी तरीके से रेस्पिरेशन करता है। जैसे रेस्पिरेशन इन लीव्स, लीव्स में रेस्पिरेशन होता है स्टोमेटा के थ्रू। रेस्पिरेशन इन स्टीम, स्टीम में रेस्पिरेशन होता है, स्टीम में भी स्टोमेटा के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन इन वुडी स्टीम, वुडी स्टीम में लेंटिकल के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, और रूट्स में रूट हेयर के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ड्यूरिंग डे ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टू इन्वायरमेंट। प्लांट में दिन के समय ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ कर दिया जाता है इन्वायरमेंट में, और रात में इसका उल्टा होता है, CO2 को डिफ्यूज़ किया जाता है। जैसे हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को रिलीज़ करते हैं, वैसे ही प्लांट्स नाइट के टाइम में भी करते हैं। वो CO2 को लेते हैं और O2 को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को डिफ्यूज़ कर देते हैं, उसको रिलीज़ कर देते हैं। इंटरनल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर थ्रू द इंट्रासेलुलर स्पेस इन प्लांट्स। और ये जो CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में होता है प्लांट्स में। आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल यानी ऐसे प्लांट्स जो ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हों। एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। और एक्वेटिक एनिमल भी ऑक्सीजन ही लेते हैं, जो कि डिजॉल्व फॉर्म में होता है, वाटर में प्रेजेंट होता है। इसमें ऑक्सीजन वाटर में बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल इज़ हायर दैन द टेरेस्ट्रियल वंस। इसीलिए ब्रीदिंग रेट जो होती है एक्वेटिक एनिमल्स की, वो अगर हमसे कन्वर्ट की जाए, कंपेयर की जाए, यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से कन्वर्ट की जाए, तो वो उसका 2 गुना होती है। ऐसा क्यों होता है? एक्वेटिक एनिमल की रेट ऑफ ब्रीदिंग इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन हम जानते हैं कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो अपनी बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को अच्छी तरीके से पूरा करने के लिए फ़िश जब हम एक बार ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं, तब भी वो एक बार में 2 बार में ऑक्सीजन इंटेक करती हैं अगर हमसे कंपेयर किया जाए। यानी जब हम एक बार ऑक्सीजन इंटेक करते हैं तभी वो 2 बार ऑक्सीजन को इंटेक करती हैं। फिशेस हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग। और फिशेस के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम गिल्स बोलते हैं, इसी की हेल्प से वो ब्रीदिंग करती हैं।
अब आते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, रेस्पिरेशन सिस्टम में ये सारी चीज़ें होती हैं। हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर चीज़ स्पेशलाइज्ड होती हैं, स्पेशली ह्यूमन्स में। तो जैसे हमने देखा कि न्यूट्रिशन के लिए अलग ट्रैक था, एलिमेंट्री कैनाल था, वैसे ही रेस्पिरेशन के लिए अलग ट्रैक होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक। पहले ये सारी चीज़ें होती हैं रेस्पिरेशन में। पहले नॉस्ट्रिल आता है, फिर नसल कैविटी, फॉर्निक्स, लैरिंग्स जिसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं, लंग्स, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली। इन सभी ऑर्गन्स की हेल्प से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। चलिए पहले हम देखते हैं नॉस्ट्रिल्स। ओपनिंग थ्रू विच एयर इज़ टेकन इन। नॉस्ट्रिल एक ओपनिंग होता है, होल्स प्रेजेंट बिटवीन द टू होल्स प्रेजेंट बिटवीन द नोज, उसी को नॉस्ट्रिल बोला जाता है और इसी की हेल्प से एयर को इनटेक किया जाता है। उसके बाद एयर पास होती है नसल पैसेज से। कैविटी वेयर एयर रीचेस थ्रू नॉस्ट्रिल्स। ये एक ऐसी कैविटी होती है जिससे नॉस्ट्रिल से जो एयर पास होती हैं वो यहाँ पर आती हैं। हैव फाइन एयर्स एंड म्यूकस टू फिल्टर हेयर। और इस नसल पैसेज में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और म्यूकस होते हैं जो कि एयर को फिल्टर करते हैं ताकि हमारी बॉडी में एयर के साथ इम्प्योरिटीज़ न जा पाएँ। फेरिंग्स, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जब हम फूड को इंटेक करते हैं और जब एयर को इंटेक करते हैं तो इनका एक कॉमन पैसेज होता है जिसे हम फॉर्निक्स बोलते हैं। फूड गोज़ टू इसोफेगस और इसी पॉइंट पे फूड इसोफेगस में चला जाता है और एयर ट्रैकिया में चला जाता है। ट्रैकिया लाइज इन फ्रंट ऑफ इसोफेगस और ये ट्रैकिया इसोफेगस के आगे सिचुएटेड होता है। ट्रैकिया, एयर फ्रॉम लैरिंग्स पासेज इन इट। अब फेरिंग्स के बाद ये एयर जाती है लैरिंग्स में जिसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, उसका और कोई काम नहीं होता है, इसीलिए हमने इसे नहीं लिखा है। फिर ट्रैकिया में आने के बाद ये लैरिंग्स के बाद जब ट्रैकिया में आती है तो कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज विच प्रिवेंट कोलैप्स और ट्रैकिया इन एब्सेंस ऑफ एयर। अब ये ट्रैकिया रिंग ऑफ कार्टिलेज की बनी होती है। ये रिंग ऑफ कार्टिलेज ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। अगर आप जानते हो कि ट्रैकिया एक विंड पाइप है, ये एयर की एब्सेंस में सिकुड़े ना, इसके लिए इसमें रिंग ऑफ कार्टिलेज मौजूद होती हैं जो इसको कोलैप्स होने से बचाती हैं। उसके बाद एयर पास होती है ब्रोंकाई से। ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू स्मॉल ट्यूब्स। अब ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है टू स्मॉल ट्यूब्स में जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। टू ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू टू लंग्स। और ये ब्रोंकाई ट्रैकिया जब दो पार्ट में डिवाइड होता है तो वो जो दोनों ब्रोंकाई होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं लंग्स से, दोनों लंग्स से कनेक्टेड होती हैं। लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी एंड स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स। और ये लंग चेस्ट कैविटी में लाई होता है, सिचुएटेड होता है और ये एक स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन होता है। इसी में रेस्पिरेशन यानी एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोसेस हो रही होती है। ब्रोंक्यूल्स, अब ये ब्रोंकी फर्दर डिवाइड हो जाते हैं छोटे छोटे ब्रांचेस में जिसे हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ईच ब्रोंकस डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स विच कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। एल्वियोली, एयर सैक्स। अब ब्रोंक्यूल्स में एयर आने के बाद ये आती है एल्वियोली में, एयर सैक एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एयर सैक्स होते हैं जो कि ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में एंड में प्रेजेंट होते हैं। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। पहले ये डायग्राम देखो आप, तो एयर आती है हमारी बॉडी के अंदर नॉस्ट्रिल से, जो नोज़ के दो होल्स होते हैं उन्हीं को नॉस्ट्रिल्स बोला जाता है। ठीक, नॉस्ट्रिल से आने के बाद ये पास करती है नसल पैसेज से जिसमें हेयर्स, फाइन हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर को प्यूरिफाई करते हैं और हमारी बॉडी में इम्प्योरिटीज़ जाने से बचाते हैं। फिर ये एयर आती है फॉर्निक्स में। हमने पढ़ा था कि ये कॉमन पैसेज होता है फूड पाइप का और विंड पाइप का। यहीं से फूड इसोफेगस में चली जाती है और जो एयर होता है वो ट्रैकिया में चली जाती है। उसके बाद ये एयर आती है लैरिंग्स पे जिसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इसके बाद ये ट्रैकिया में आती है। ट्रैकिया एक ट्यूब होता है। अब आप देखो तो ये रिंग ऑफ कार्टिलेजेस की कंपोज होती है ताकि ये इसके कोलैप्स होने से बचा सके। अब ये ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हो जाती है टू ट्यूब्स में जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकस, ब्रोंकाई। ब्रोंकस का प्लूरल होता है ब्रोंकाई।
फिर ये ब्रोंकाई भी फर्दर डिवाइडेड हो जाते हैं स्मॉल ट्यूब्स में, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। फिर ये ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में जो एंड में प्रेजेंट होता है ये एयर सैक्स यानी बलून लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, इसी को हम बोलते हैं एल्वियोली। और एक्सचेंज ऑफ CO2 और ऑक्सीजन इसी एल्वियोली में ही होता है। आइए देखते हैं कैसे। अब लंग्स के बाद पहले हम लंग्स को देख लेते हैं। ये डायफ्राम के ऊपर जो चीज़ें होती हैं वो चेस्ट कैविटी में होती हैं, और जो डायफ्राम के नीचे होती हैं वो एब्डोमेन कैविटी में होती हैं। तो ये लंग्स प्रेजेंट होता है चेस्ट कैविटी में, या फिर आप बोल सकते हो थॉर्विक कैविटी में, और ये एक स्पंजी मसल होता है, इसी में ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं। Alveoli provide a surface where exchange of gases can take place by diffusion। अब जो alveoli हमने पीछे पढ़ा, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं, लार्ज सरफेस प्रोवाइड करते हैं ताकि डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकें। और ये ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड होते हैं, इसी वजह से इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, क्योंकि जब alveoli में से ऑक्सीजन डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू बॉडी में मिक्स होती है और ये सारी बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंच जाती है। तो हर एक सेल्स में आप जानते हो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही होती है। तो जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही होती है तो प्रोडक्टिव फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उसी ब्लड से मिक्स होकर वापस आता है लंग्स के पास। अब लंग्स के पास आता है तो ये डिफ्यूज़न के थ्रू एल्वियोली में चला जाता है, और एल्वियोली से ये बॉडी से आउट कर दिया जाता है। अब आते हैं ब्रीदिंग पे। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस होता है। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड से एनर्जी रिलीज़ की जाती है, और ब्रीदिंग सिर्फ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। ये बहुत सिंपल प्रोसेस होती है। इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ऑक्सीजन लेना और CO2 रिलीज़ करना ही बस ब्रीदिंग कहलाती है। इनहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। हमने अभी पीछे डायफ्राम देखा, इसमें होता यह है कि ये जो डायफ्राम मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। लंग्स एक्सपेंड, सिकुड़ नहीं जाती, पीछे हट जाती हैं ताकि लंग्स एक्सपेंड कर जाएं। एक्सपेंड करने की वजह से उसमें ज़्यादा एरिया हो जाए और एयर ज़्यादा आ सके लंग्स में। इनहेलेशन के केस में एयर प्रेशर इनसाइड डिक्रीजेज, और जो एयर प्रेशर होता है लंग्स में वो डिक्रीज़ हो जाता है, और लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा एयर आ जाती हैं, जिससे हमारी बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सफिशिएंट पूरी हो जाती है। सफिशिएंट रिक्वायरमेंट। एक्सेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम मसल एक्सपेंड, और इसमें डायफ्राम मसल्स एक्सपेंड कर जाती है और लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। इसकी वजह से एक प्रेशर इनसाइड द लंग्स जनरेट होता है जो कि बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसी की वजह से ऑक्सीजन को हम लंग से यानी अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली डिफ्यूजेज इनटू ब्लड एंड रीचेज टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ बॉडी। जो एल्वियोली में ऑक्सीजन होती है ये डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू ब्लड में जाती है और ब्लड से बॉडी के हर सेल्स तक जाती है। हमने अभी पीछे पढ़ा। फ्रॉम सेल्स CO2 इज़ डिफ्यूजेज। अब सेल्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही होती है तो CO2 डिफ्यूज़ होती है ब्लड में, और ये एल्वियोली के पास आती है जहाँ से इसको बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है क्या है कि एयर आती है नोज़ की हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर, उसके बाद ये नसल पैसेज से पास आउट करती है, उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, रिंग ऑफ कार्टिलेज, उसके बाद ट्रैकिया जो कि रिंग ऑफ कार्टिलेज का बना होता है ट्रैकिया, उसके बाद ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंकाई से पास होती हैं, ब्रोंकाई के बाद ये जाती हैं ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं एल्वियोली बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। और ब्रीदिंग के केस में क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो ये डायफ्राम नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है और हमारी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन आ पाते हैं। और जब हम एक्सहेल करते हैं एयर तो ये डायफ्राम इस स्टेट में आ जाते हैं और इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है और CO2 को बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस वीडियो में हमने रेस्पिरेशन के हर एक टॉपिक को कवर किया। हमने रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स देखा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखा, क्या होता है रेस्पिरेशन, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने सभी चीज़ों को हमने अच्छे से कवर किया है। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम
थर्ड लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन को स्टडी करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।